गुड इवनिंग बच्चों। चले बेटा, आज जो आपका एफ एस टी हुआ है जिसका पेपर नंबर है 30, ठीक है बेटा, उसके केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले डिस्कशन बेटा हम करेंगे, उसके बाद बेटा संजीव सर करेंगे, ठीक है ना। तो चले बेटा आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो सिंह सर के बेटा इस मिशन के साथ हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। चलिए देखो बेटा, इन्होंने क्या पूछा, डी जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब बेटा ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, ठीक है ना। तो देखो यहां पर बेटा यहां पर बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp3d2। तो देखो बेटा इसमें डी ऑर्बिटल है, आप सबको मालूम है डी में बेटा 5 ऑर्बिटल है। जब बेटा ये स्प्लिट होता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक बेटा T2g और एक बेटा क्या होता है Eg। तो T2g में बेटा क्या होता है dxy होता है, dyz होता है और d बेटा zx। ये क्या है डी जनरेट ऑर्बिटल। और इसमें बेटा एक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, एक बेटा dz स्क्वायर होता है। ये बेटा क्या है डी जनरेट। तो डी जनरेट का ऑप्शन बेटा कौन सा हुआ, एक बेटा ये हो गया, एक बेटा ये हो गया, ठीक। ये आपके डी जनरेट नहीं है। तो 46 का बेटा ए और ई, तो 46 का आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, अगला देखिए। देखो यहां पर भी इन्होंने लिया है 5 डी ऑर्बिटल है। जब आपने बेटा इनको स्प्लिट किया तो देखो बेटा 2 पार्ट में T2g Eg। T2g में देखो बेटा कौन है dxy dyz dz है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बेटा Eg में। तो ये नीचे वाले डी जनरेट ऑर्बिटल, ऊपर वाले डी जनरेट ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखो बेटा एल्कोहलिक KOH है तो क्या होगा बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखिए बेटा आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। देखो इसके यहां बना देते हैं, थोड़ा सही नहीं बना हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में देखो बेटा ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है बेटा। आप बेटा जब इस Br को हटाओगे तो यहां बेटा क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। देखो ये बेटा कार्बोकेटायन बना सेकेंडरी।
आप बेटा इस तरफ जाओगे तो क्या बनेगा, टर्सरी, और ये इधर जाएगा तो भी टर्सरी बनेगा। लेकिन यहाँ पर बेटा जो टर्सरी बनेगा उसको इधर क्या मिलेगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण बेटा ये और स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH2, इधर बेटा आपका ये ग्रुप हो गया। फिर अब इस पे बेटा यहाँ पर Br जोड़ दो, सॉरी, अब हाइड्रोजन हटाओगे तो बेटा इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो आपको बेटा यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो ये आपका रिंग हो गई, C डबल बॉन्ड CH2, और ये बेटा ऐसे हो जाएगा। तो देख लो कौन सा आंसर हुआ इसका। इसका आंसर देखो बेटा, इसके बगल वाले पे डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। फिर ये थोड़ा कार्बन वहाँ ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो ये आपका बेटा करेक्ट आंसर है 47 का 2। देखो बेटा करना क्या है, आप बेटा यहां से Br हटाओ, यहां कार्बोकेटायन बेटा बना। अब देखो बेटा ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, इधर जाएगा तो देखो बेटा टर्सरी हो जाएगा, ठीक है ना। इधर जाएगा तो बेटा टर्सरी हो जाएगा, इधर जाएगा तो सेकेंडरी होगा, लेकिन इधर बेटा बेंजाइल है, तो ये वाला बेटा चूंकि इधर रेजोनेंस मिल रहा तो इधर वाला बेटा ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का बेटा सेकेंड। 48 देखो, देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन वो था बेटा। देखो आपकी रिएक्शन देखो बेटा SN1 है। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन यहां से देखिए, SN1 बेटा 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में बेटा क्या बनता है, कार्बोकेटायन, ये आपका बेटा स्लो स्टेप होता है, और दूसरा स्टेप बेटा क्या होता है, फास्ट। तो देखो पहला स्टेप स्लो है, दूसरा फास्ट है, यानी पहले में बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, दूसरे में एक्टिवेशन ज्यादा होगी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। 48 नंबर में बेटा यही चीज अप्लाई करनी है। देखो आपको बेटा SN1 का डायग्राम दिया है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 स्टेप है। अब 2 स्टेप है, देखो इस वाले में देखो दो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप की बेटा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन सेम है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप का रेट सेम है बेटा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब जरा इस पे देखो, दूसरे वाले में, तीसरे में देखो, ये बेटा पहले स्टेप की एक्टिवेशन है और ये बेटा दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन है। तो यहां देखो पहला फास्ट है दूसरा स्लो है, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, पहला स्लो हो दूसरा फास्ट हो, यानी पहली एक्टिवेशन बेटा ज्यादा हो दूसरी कम हो। तो ये भी ऑप्शन बेटा नहीं हो सकता। अब जरा इसमें देखो बेटा, सेकंड वाले में देखो, पहले की एक्टिवेशन देखो बेटा ज्यादा है, दूसरे की एक्टिवेशन देखो बेटा कम है। तो इस वाले ग्राफ में पहले स्टेप का बेटा रेट स्लो है, दूसरे का फास्ट है। तो ये आपका बेटा करेक्ट आंसर है। फिर से समझो बेटा, आपका मैकेनिज्म बेटा क्या, SN1 2 स्टेप रिएक्शन, पहले स्टेप में बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है,
स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, तो जो स्लो होगा उसकी एक्टिवेशन क्या होगी, ज्यादा। तो पहले में देखो दोनों की एक्टिवेशन सेम है, दूसरे में पहले की एक्टिवेशन बेटा ज्यादा है, दूसरे की कम, तो पहले का रेट कम है, दूसरे का रेट ज्यादा है। तीसरे में देखो बेटा पहले की एक्टिवेशन कम है, दूसरे की ज्यादा है, तो पहला स्टेप बेटा फास्ट है, दूसरा स्लो, गलत। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हुआ, सेकंड। और फोर्थ तो बेटा वन स्टेप दिखा रहा, तो ये हो ही नहीं सकता। 48 का बेटा सेकंड। फिर देखिए बेटा 49, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक। इसमें बेटा कॉन्सेप्ट सिंपल लगा लो, जहां पर बेटा रिंग सबसे ज्यादा एक्टिवेट होगी वो आपका आंसर है। अब देखो बेटा यहां पर OH के पास लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां देखो बेटा कॉन्जुगेशन में है, रिंग एक्टिवेट हो रही। यहां देखो बेटा डीएक्टिवेट हो रही, ये क्या है, -m का काम कर रहा, डीएक्टिवेट हो रही, ठीक। और यहां देखो बेटा एक्टिवेट हो रही, इधर से भी एक्टिवेट हो रही है, इधर से भी एक्टिवेट हो रही है। तो बेटा अगर हम रेट पूछे, सबसे तेजी से रिएक्ट कौन करेगा, डी। फिर देखो बेटा डी, और डी के बाद देखो यहां बेटा एक्टिवेट नहीं हो रही, यहां एक्टिवेट हो रही है। इसके बाद बेटा कौन आएगा, बी, ठीक। डी के बाद कौन आएगा, बी। बी के बाद देखो यहां डीएक्टिवेट हो रही है, यहां ना एक्टिवेट हो रही है ना डीएक्टिवेट। इसके बाद कौन आएगा, ए के बाद कौन आएगा बेटा, सी। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आप देखो इन्होंने क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा की ओर चलना है। तो सबसे कम बेटा सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद डी। तो आंसर बेटा कौन सा हुआ, थर्ड। फिर से देखो बेटा यहां रिंग ना तो एक्टिवेट हो रही ना डीएक्टिवेट, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इसके कारण तो -i थोड़ा सा है। यहां पर देखो रिंग बेटा क्या हो रही, एक्टिवेट ड्यू टू +m। यहां बेटा देखो इसके कारण भी एक्टिवेट हो रही है, इसके कारण भी एक्टिवेट हो रही है, और यहां बेटा डीएक्टिवेट हो रही। तो रेट देखोगे तो सबसे ज्यादा डी का, फिर बी का, फिर ए का, फिर सी का। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम से ज्यादा की ओर, तो सबसे कम सी, उससे ज्यादा ए, फिर उससे ज्यादा बी, सबसे ज्यादा डी, ठीक है। तो आंसर बेटा थर्ड। फिर देखिए बेटा कई स्टेप में रिएक्शन है। पहले स्टेप में देखो बेटा क्या हो रहा है, पहले स्टेप में देखो बेटा SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हो। तो SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड क्लोराइड में। OH की जगह बेटा Cl आ गया। फिर उसकी रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हो, RNH2 से। RNH2 से कराओगे तो बेटा Cl की जगह क्या आ जाएगा, NHR आ जाएगा। Cl की जगह बेटा NHR आ गया। फिर उसके बाद देखो बेटा रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन करोगे तो बेटा ये वाला पोर्शन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद बेटा देखो, एक मिनट पहले इसकी रिएक्शन बेटा हमने RNH2 से कराया। RNH2 से कराओगे तो ये रिंग आपका एज इट इज, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, Cl की जगह बेटा आ गया NHR। अब इसका बेटा हम रिडक्शन कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ठीक है ना। तो देखो बेटा ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप को बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा, एमीन में। तो CONHR है, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2 में। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, 4th। और देखो बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो आपका डबल बॉन्ड बेटा रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन आपका ये जो CO है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2। तो देखो ये NHR आ गया और CO की जगह बेटा क्या आ गया, CH2। बाकी ग्रुप बेटा एज इट इज। या चलो हम इसको भी बना देते हैं। तो ये आपका रिंग हो गई, ये आपका बेटा डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया इसने, ये CH2 हो गया। और इधर बेटा NHR हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 4th। याद रखो एमाइड रिडक्शन पे बेटा क्या बनाते हैं, एमीन। CO किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। फिर से देखो, पहले बेटा SOCl2 से रिएक्शन कराया, OH की जगह बेटा Cl आ गया, एसिड क्लोराइड बन गया। प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराया तो बेटा इसका Cl, ये वाला Cl, इसका H हट गया, इसकी जगह बेटा क्या आ गया, NHR आ गया। फिर देखो रिडक्शन करा रहे हैं, तो रिडक्शन पे बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव का कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है CH2 में। लेकिन यही अगर NaBH4 होता तो बेटा इसके आगे रिएक्शन नहीं होती। अगला देखो, consider the following redox process with different EMF value as shown in the diagram। ठीक है ना। द स्पेसीज विद डिस्प्रपोर्शनेशन, जो बेटा ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी। पहले जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, H5IO6, 2 छक्का 12, 12 में 5 गया 7। यहाँ +7 है, यहाँ बेटा +5 है, यहाँ बेटा +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है। 1 +- 2 ठीक बेटा। अब देखो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा, हाईएस्ट में है, ये लोवेस्ट में बेटा ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा। सपोज करो बेटा ये वाला दे रहा है, तो जरा अगर दे रहा तो इसका E0 बेटा क्या आएगा, +E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। देखो 5 से 1 की ओर बेटा क्या है, रिडक्शन। तो राइट का बेटा EMF कितना है, 1.15। लेफ्ट का देखो बेटा कितना है, -1.56। ये बेटा निगेटिव आ गया, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा। अब जरा इसमें आओ बेटा, E0 इसका निकालो। देखो बेटा राइट का कितना है, 1.43 और लेफ्ट का बेटा कितना, 1.15। तो 25 और 3 48, +0.48 आ गया, +0.38। प्लस का मतलब बेटा क्या है, स्पॉन्टेनियस, यानी बेटा ये डिस्प्रपोर्शनेशन दे देगा। ठीक है ना। अब जरा इसको देखो बेटा, E0 इसका कितना होगा, 0.54 -1.43। ये भी बेटा क्या आ रहा, निगेटिव, ये भी नहीं देगा। तो कौन डिस्प्रपोर्शनेशन देगा, HOI। आंसर बेटा 3rd। देखो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा। हाईएस्ट लोवेस्ट वाला नहीं देता, इन बिटवीन वाले देते हैं। तो इन तीनों की पॉसिबिलिटी है। तीनों का बेटा हमने क्या निकाला, E0 लेफ्ट राइट से, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो केवल इसमें प्लस आया, तो बेटा ये डिस्प्रपोर्शनेशन देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। अगला देखिए बेटा,
मैच द फॉलोइंग, ग्लूकोज प्लस एच आई बेटा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को भी किसमें का, देखो ये आपका बेटा ग्लूकोज है, CHOCHOH होल 4 CH2OH। तो बेटा HI क्या करता है, इसको भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा, इसको भी एल्केन में, प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, हेक्सेन, अगर HI से कराओगे तो। ठीक, तो A का बेटा क्या हो जाएगा, हेक्सेन, देखो कौन सा है, A का 4, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ हट गए। अब देखो ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर क्या है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। अगर आप Br2 वाटर लोगे तो बेटा आपका CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो बेटा बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो ए का 4 बी का फर्स्ट, आंसर फर्स्ट हो गया। अब देखो ग्लूकोज प्लस एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड एसिड है, ग्लूकोज में बेटा क्या है, एल्कोहल है, क्या बन जाएगा, एस्टर। तो देखो ये एस्टर, ये है आपका। सी का बेटा क्या हो जाएगा, सेकेंड। डी देखो ग्लूकोज प्लस HNO3 क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडेशन दोनों तरफ, क्योंकि स्ट्रांग है, तो डी का बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जब HNO3 लोगे ये भी COOH हो जाएगा, ये भी COOH हो जाएगा, तो आंसर बेटा हो गया फर्स्ट। उसके बाद देखो 53 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा Mn2O3 ऑयल एट रूम टेम्परेचर, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। V2O4 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव VO डबल प्लस, ये भी बेटा स्टेटमेंट आपका सही है। CROEJ बेसिक ऑक्साइड बेटा, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, सब एनसीईआरटी की लाइन है। V2O5 बेटा एसिड से रिएक्ट करता है, इसमें डज नॉट लिखा है, ये बेटा गलत है। तो 53 का आंसर बेटा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, आंसर हो गया थर्ड। देखो सब इस पैराग्राफ में लिखा है, Mn2O7 gives HMnO4 and Cr through gives H2CrO and this. V2O5 is however amphoteric through mainly acidic to give VO4 minus as well as VO2 plus salt। देखो ये लास्ट लाइन में लिखा है CROEJ बेसिक और CrO3 बेटा क्या है, एम्फोटेरिक है। V2O4 देखो एसिड से भी रिएक्ट करता है, एसिड टू गिव दिस, जबकि वहां लिखा था बेटा रिएक्ट नहीं करता है। अगला देखिए नाइट्रोजन के बारे में, डाई नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक गैस विच एक्ट लाइक ए इनर्ट गैस। बेटा नाइट्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो बेटा रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 एंड +5 बेटा सही है, ये भी स्टेटमेंट। नाइट्रोजन है यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड बेटा बिल्कुल सही है, ये भी। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन डाउन द ग्रुप गलत बेटा, चाहे थर्ड ग्रुप हो, फोर्थ ग्रुप हो या फिफ्थ ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाने पर हायर की स्टेबिलिटी घटती है, लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। नाइट्रोजन बेटा मैक्सिमम +5 शो करता है, ये भी गलत है। तो बेटा ए बी सी कौन सा है बेटा, क्या लिख दिया यार,
अच्छा बेटा इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, चूज द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। मैं करेक्ट की बात, देखो करेक्ट बेटा कौन है, ए बी और सी। ए बी सी करेक्ट है, तो बेटा इनकरेक्ट कौन है, डी और ई। तो आंसर हो गया बेटा फोर्थ। फिर देखिए बेटा, ये आपके पास एक कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल का बेटा ई नॉट सेल क्या होता है, 0। अब जरा देखिए बेटा, इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, सी यू डबल प्लस C1, और ये बेटा Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। ये बेटा आपका कितना है, C2 है। तो अगर आप बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, Cu डबल प्लस C2, Cu डबल प्लस C1। नेक्स्ट इक्वेशन बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2 हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इन्होंने बेटा डेल्टा जी तुमको क्या रखना है, डेल्टा जी निगेटिव रखना है। निगेटिव के लिए बेटा ई सेल बेटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। डेल्टा जी निगेटिव, तो ई सेल बेटा क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव बेटा कब होगा, आपका ये ई सेल पॉजिटिव, तो ई सेल क्या आया बेटा, माइनस 0.059/2 लॉग C1/C2। या आप इसी को बेटा हम प्लस करें, 0.059/2 लॉग C2/C1। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बनी। अब ये बेटा हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। अगर हमको ई सेल बेटा क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए बेटा क्या होना चाहिए, C2 अपॉन C1 शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी C2 बेटा C1 से बड़ा हो। अब देख लो C2 C1 से किस में बड़ा है बेटा, पहले में बराबर है, दूसरे में छोटा है, तीसरे में बेटा आधा है, चौथे में बेटा आपका बड़ा है। तो आंसर बेटा क्या हो गया, फोर्थ। 56 का 4। 57 देखो, दो लिक्विड ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आइडियल में बेटा एंट्रोपी चेंज कभी 0 नहीं होता, फ्री एनर्जी चेंज 0 नहीं होता, ठीक। दो कह रहे हैं बेटा दोनों 0, ये भी गलत है बेटा। आइडियल में बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, 0। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है बेटा, 0। लाइक फोर्स इक्वल टू बेटा क्या होता है, अनलाइक फोर्स। राउल्ट्स लॉ शुड बी ओबेड। तो जो इन कंडीशन को फॉलो करता है दैट इज आइडियल, तो उस हिसाब से बेटा आंसर फोर्थ। फिर देखो, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाटर। एक्स देखो बेटा सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम। आपका बेटा सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर कितना है बेटा, 1 मोल। 1 मोल का मतलब 18 ग्राम। तो बोलो बेटा सॉल्यूशन कितना हुआ, 2 + 18 बेटा 20 ग्राम हो गया। आपसे क्या पूछ रहा, परसेंटेज W/W, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बेटा कितना आ गया, 10%। 58 का 4 हो गया। 59 देखो बेटा एल्काइन है, ये आपकी एल्काइन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर रहे हैं। आप सबको मालूम है बेटा इसमें क्या होता है, नेट रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ फॉलोड बाई क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, सॉरी टाटोमराइजेशन। तो पहले जब बेटा इसमें आप वाटर जोड़ोगे तो OH इधर
और इधर बेटा क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, CH3 हो गया। पहले बेटा ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इसका बेटा क्या होगा, टाटोमराइजेशन, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन कार्बन में बेटा ऑसिलेट करता है। अभी देखो ये इनॉल फॉर्म है, यहां पर है, ये H बेटा इसके पास आ जाएगा। जब बेटा ये इसके पास आएगा तो इधर बेटा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये बेटा H इसके पास आया तो ये क्या हो गया, CH2, और ये बेटा क्या हो गया, CH3। CH2 नहीं होगा, CH होगा, CH इधर बेटा CH3, ठीक है। और डबल बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। अब जरा देखो कौन सा ऑप्शन है, यहां पर बेटा ये CH होगा, यहां पर CH2 हो जाएगा। आंसर बेटा हो गया आपका थर्ड। याद रखो, एल्काइन जब बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, पहले बेटा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ बेटा वाटर ऐड करो एंड देन टाटोमराइजेशन। देखो ये दिया हुआ है ना, देखो बेटा प्रोपाइन में पहले वाटर जोड़ा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ, फिर बेटा इस कार्बन और इस ऑक्सीजन, देखो अभी ये इनॉल फॉर्म है, यहां से हाइड्रोजन बेटा माइग्रेट होके यहां चला आया, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टाटोमराइजेशन। अगला देखिए बेटा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। देखो बेटा ये रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग एक्टिवेट हो रही बेटा इसके थ्रू, और इसके थ्रू क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट। तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से घटा रहा है, लेकिन ये बेटा यहां पर बढ़ा रहा है, तो आपका कमिंग ग्रुप बेटा यहां पे जुड़ेगा आके, कमिंग ग्रुप बेटा यहां पे जुड़ेगा। तो पहले क्या करोगे, ये Cl हटा दो यहां से, यहां पर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज हो गया बेटा, तो आपको फिर क्या करना है, ये इधर बेटा OCH3 एज इट इज, इधर बेटा NO2 एज इट इज। अब देखो बेटा ये आपका हुआ, ये हुआ, ये इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है भाई। अब देखो यहां 1 2 1 2 3। अब आप क्या करो बेटा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा यहां पर अटैक करेगा, यहां पर लाके इस कार्बन को जोड़ दो। तो जब आप इस कार्बन को जोड़ोगे तो ये तो बेटा एज इट इज रहेगा, ये बेटा आपका एज इट इज रहेगा। देखो ये रिंग बन जाएगी यहां पर, एक, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये बेटा तीसरा कार्बन हो गया। अब देखो ये वाला कार्बन बेटा आपका जुड़ गया आके, ये कार्बन जुड़ा और इससे CH3 बेटा ये आपका है। तो आंसर बेटा आपका कौन सा हो गया, फोर्थ। फिर से देखो बेटा, आप बेटा देखो एक तरीके से एल्काइल एलाइड है, एनहाइड्रस AlCl3 से आप रिएक्ट कर रहे हो। देखो इसी में सबस्ट्रेट भी है, इसी में रिएजेंट भी है, ये सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, ये रिएजेंट का काम कर रहा है। एनहाइड्रस AlCl3 बेटा क्या करता है, पहले बेटा क्या बनाएगा, अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, Cl हटाया बेटा, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो आपका ये जुड़ेगा किससे, ये देखो यहां देखो रिंग एक्टिवेट हो रही आर्थो एंड पैरा पे, तो देखो यहां पर ये वाला पोजीशन का लिए पैरा पोजीशन, तो हम लोग किसको लेते हैं, पैरा को।
अब NO2 बेटा डीएक्टिवेट कर रहा है, तो आपका मेटा पे इतना डीएक्टिवेट नहीं, इसके रिस्पेक्ट में मेटा है, तो ओवरऑल देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा यहां पर ज्यादा है, तो ये वाला कार्बोकेटायन आपका बेटा यहां पर आकर जुड़ गया इस वाले कार्बन पे, ये आपका प्रोडक्ट 60 का बेटा 4। 61 देखो, क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे सनलाइट में, सनलाइट में करोगे तो बेटा क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई एडिशन नहीं होगा, इधर भी जुड़ सकता है इधर भी जुड़ सकता है, तो इधर Cl हो गया इधर Cl हो गया। मोनो वाला होता तो हम वो ऑप्शन लेते, चूंकि डाई वाला है तो दोनों तरफ। और बेटा जब आप CCl4 की प्रेजेंस में करोगे तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो देख लो कौन सा आंसर है बेटा, आंसर आपका हो गया सेकंड, 61 का सेकंड। नेक्स्ट देखो बेटा IUPAC है, आप देखो ये एक तरीके का क्या है, एस्टर है, ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर है, ये H हटा के Cl आ गया। तो अब जरा देखो, अगर बेटा ये मान लो, अगर ये मान लो यहां CH3 होता, C डबल बॉन्ड O होता, O इधर बेटा CH3 होता, तब इसका आप नाम क्या बोलते, मिथाइल मेथेनोएट। मिथाइल की जगह देखो ये, तो इसको क्या बोलोगे, क्लोरोमिथाइल। क्या बोलोगे इसको बेटा, अभी बोलते हैं आप मिथाइल, अब इसको क्या बोलोगे, क्लोरोमिथाइल। अब देखो अगर ये बेटा नहीं होता तो आप इसको क्या बोलते हैं, एथेनोएट। इसमें कौन से एक कार्बन है तो क्या बोलोगे, मेथेनोएट। और लेकिन बेटा इसमें क्लोरीन भी है तो इसको बोलोगे क्लोरोमेथेनोएट। एस्टर का IUPAC नेम क्या होता है, एल्काइल एल्केनोएट। तो आपके एल्काइल में बेटा एक H हटकर Cl आ गया, एक कार्बन का था मिथाइल और H हटके Cl आ गया, तो क्या हो गया, क्लोरोमिथाइल। और ये अगर Cl ना हो के H होता तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मेट, ठीक है ना, मेथेनोएट बोलते, लेकिन Cl है तो उसके लिए बेटा आप क्लोरो बोलना पड़ेगा आपको। आंसर सेकेंड। एल्यूमिनियम इज यूजली फाउंड इन +3। एल्यूमिनियम देखो बेटा ऊपर है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऊपर वाले किसमें स्टेबल होते हैं, +3 में, नीचे वाले बेटा +1 में। रीजन बेटा क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऊपर से नीचे जाने पर NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट की तरफ वेव करते हैं, बॉन्डिंग में बेटा ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक। तो थैलियम बेटा नीचे की ओर तो +1 +3 बेटा शो करता है, इसको ये किस कारण है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप तीनों में लगता है। अगला देखो बेटा, आप सिर्फ x/2 की वैल्यू पूछ रहा, देखो यहां पर बेटा बैलेंस है, देखो यहाँ 12 हाइड्रोजन है, 12, 6 ऑक्सीजन 6, केवल आयोडीन डिसबैलेंस है। यहाँ कितनी आयोडीन है बेटा, 12, यहाँ देखो कितनी है, 2, यहाँ पर x है तो 2 + x बराबर कितना है, 12, x बराबर कितना हुआ, 10। आपसे क्या पूछा, x/2, 10/2 कितना हुआ बेटा, 5 हो गया। तो आंसर बेटा क्या हो गया, सेकेंड, 64 का सेकेंड। अब जरा 65 देखिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH। पहला देखो ये क्या कह रहा है, 50 ग्राम 80% W/W, ठीक। तो देखो बेटा 50 ग्राम 80% W/W का मतलब 100 में कितना है बेटा, 80 ग्राम। 50 ग्राम में बेटा कितना होगा, 40 ग्राम। तो पहला ऑप्शन बेटा सही है, 40 ग्राम है इसमें। दूसरे में आओ, 50 ग्राम ऑफ 80% NaOH। दूसरे वाले में देखो बेटा 50 ग्राम, सॉरी इसको जरा V/D कर दो, 80% है तो बेटा 80 ग्राम कितने में प्रेजेंट है बेटा, डेंसिटी कितनी दी है, 1.2, 120 ग्राम में।
देखो इसका मतलब क्या है, 50 ग्राम ऑफ 80% डब्ल्यू बाई बी। 80% डब्ल्यू बाई बी का मतलब क्या है, 80 ग्राम NaOH is present in 100 ml or 100 into 1.2 120 ग्राम सॉल्यूशन। तो देखो बेटा 120 ग्राम में कितना है, 80। ठीक, तो बोलो बेटा 50 ग्राम में कितना होगा, 80 डिवाइड बाई 120 इंटू 50। ये हो गया 2/3 इंटू 50। तो ये बेटा आपका नहीं होगा। फिर से देखिए बेटा, 50 ग्राम ऑफ 80% NaOH। अब जरा देखिए इसका मतलब क्या है, इस वाले का मतलब ये है 50 ग्राम ऑफ 80% NaOH का मतलब 80 ग्राम NaOH present in 100 ml solution or 100 into 1.2 120 ग्राम सॉल्यूशन। तो आप जरा पता करो बेटा 50 ग्राम में कितना, तो देखो 120 ग्राम सॉल्यूशन 50 ग्राम, सॉरी कितना NaOH है बेटा, 80 ग्राम। 120 में कितना है, 80। तो बोलो बेटा एक में कितना हुआ, 80 डिवाइड बाई 120। आपने बेटा सॉल्यूशन कितना लिया, 50। तो 50 इंटू 80 अपॉन 120। अब इसको जरा करोगे तो 100/3 हो गया, 33.33 ग्राम आएगा। अब जरा इसको देखो 20 mNaOH, इसका मतलब क्या है, 20 इंटू 40 इतने ग्राम NaOH। ठीक है ना, कितने में है बेटा, 1000 ग्राम में है, क्योंकि डेंसिटी बेटा देखो इन्होंने क्या दी है, 1। तो देखो बेटा 800 ग्राम NaOH 1000 ग्राम में। तो देखो जरा 50 कितने में होगा बेटा, 50 में कितना होगा, 800 डिवाइड बाई बेटा 1000 इंटू बेटा क्या लिया, 50। तो जरा इसमें देखो कितना हुआ, 3 0 3 0 कैंसिल, 40 ग्राम। तो देखो पहले में बेटा 40 ग्राम, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, 100 में कितना था, 80, 50 में 40, पहला सही था। 100 में 80, 50 में 40, ठीक है ना। दूसरे वाले में देखो बेटा 50 ग्राम सॉल्यूशन में 33.3 थे, दूसरा गलत। तीसरे में देखो बेटा 50 ग्राम में बेटा 40 ग्राम है, तो आंसर बेटा इसका सेकंड हो गया, आंसर सेकंड।
अगला देखिए बेटा, कॉन्जुगेट बेस हाइड्राजोइक एसिड बेटा क्या होता है N3H। कॉन्जुगेट बेस बनाना है, एक H हटा दो, N3 माइनस हो गया। 66 का सेकेंड, इसके पहले 65 था ना। अगला देखो बेटा 67, द इनकरेक्ट मैच। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, -2.303 RT log K, और सबको बेटा रटा होगा डेल्टा जी नॉट अगर 0 तो K बराबर 1, डेल्टा जी नॉट बेटा लेस देन 0 तो बेटा K ग्रेटर देन 1 होता है। लेस पे ग्रेटर, ग्रेटर पे लेस, और ये अगर ग्रेटर है नॉन स्पॉन्टेनियस तो ये बेटा लेस देन 1 होगा। तो देख लो बेटा ये आपका आंसर गलत है। तो 67 का बेटा 4। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 मोल ऑफ A2B3 है, इसमें बेटा 100 ग्राम, ये 10 मोल 100 ग्राम A एटम से बना है, 60 ग्राम B एटम से। तो बोलो बेटा टोटल मास कितना हुआ, 100 प्लस 60 यानी बेटा 160 ग्राम। 160 ग्राम में कितने मोल बेटा, 10 मोल A2B3 हुआ। तो बोलो बेटा 1 मोल का मास 16 ग्राम। ठीक, तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, 16 AMU। तो देखो पहला ऑप्शन तो बेटा सही है। अब जरा देखो, एटॉमिक वेट ऑफ A इज इक्वल टू 5 AMU। अब जरा इसको देखो बेटा, 16 AMU बेटा एटॉमिक वेट हुआ। मान लो A का एटॉमिक वेट बेटा X है, B का बेटा Y है, तो 2X प्लस 3Y बेटा क्या हुआ, A का एटॉमिक वेट X मान लो, B का एटॉमिक वेट Y मान लो, तो 2X प्लस 3Y बेटा कितना है, 16। अब चलो दूसरा ऑप्शन चेक करो। A को बेटा हम रख दे रहे हैं 5, A को 5 रख दो, ठीक है ना। A को अगर आप 5 रखोगे, देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं, 10 मोल में बेटा 100 ग्राम है, तो 1 मोल में कितना है, 10 ग्राम। तो देखो बेटा ये 1 मोल टोटल 16 है, उसमें बेटा A कितना है, 2X। तो देखो 2X बराबर कितना हुआ, 10, X बराबर कितना हुआ, 5। ये बेटा आपका Y है, 3Y किसके बराबर हुआ, 6 के। तो Y बराबर बेटा कितना हुआ, 3 हो गया। एटॉमिक वेट ऑफ A इज इक्वल टू 5 AMU सही है। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ B इज इक्वल टू 2 AMU, ये भी सही है। एटॉमिक वेट ऑफ B इज इक्वल टू गलत है। फिर से देखो बेटा, आपके पास 10 मोल है, उसमें 100 ग्राम A एटम है और 60 ग्राम B एटम है, ठीक। तो देखो बेटा टोटल 10 मोल का मास कितना हुआ, 160, तो 1 मोल का मास कितना हुआ, 16 ग्राम। तो यानी बेटा मॉलिक्यूलर वेट तो AMU लोगे, मॉलिक्यूलर वेट 16 AMU। अब जरा देखो इस 10 मोल में A कितना है बेटा, 100 ग्राम। 160 में बेटा A कितना है, 100 ग्राम। तो 1 मोल में बेटा A कितना हुआ, 1 मोल A बराबर कितना हुआ बेटा, 10 ग्राम, ठीक। हमने बेटा वहां पर एटॉमिक वेट X मान लिया, तो 1 मोल में एटॉमिक वेट A का कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा 16 में कितना है, 2X। तो 2X बराबर क्या कर दिया, 10X बराबर 5। और देखो 1 मोल में बेटा Y का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 3Y, B का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 3Y, 3Y बराबर 6, Y बराबर 3, ठीक। तो देखो बेटा 46 से लेकर 68 तक बेटा हमने आपका कर दिया, 69 से लेकर 90 तक बेटा संजीव सर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि बेटा हम लोग के डिस्कशन से आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू। आइए बच्चों अब आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे कह रहा है कि अगर हम N2+ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ठीक है, N2 में हमको मालूम है कि N2 का जो एक N का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि एक N में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 N में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और प्लस चार्ज आने का सेंस है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 13 इलेक्ट्रॉन का मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 13 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। हमको जाना है सिग्मा 2pz में। तो सिग्मा 2pz में हमको जाना है और अभी तक कोई भी सिग्मा 2pz नहीं आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं आया। लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन तक की फिलिंग में पहले पाई आ जाता है, तो पाई 2px में 2 आएगा, फिर पाई 2py में 2 आएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 मेरे को फिल करने हैं। तो अब आ जाएगा सिग्मा 2pz1। इसका सेंस ये है कि सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑप्शन में दिया, इसलिए इसका सही ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। आपको मालूम है कि हमारे पास अगर साई ए और साई बी वेव फंक्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल के, तो फिर हमको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो हमारा वेव फंक्शन टोटल होगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, इस फॉर्मूले से डिसाइड किया जाएगा और रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा होता तो साई इक्वल टू हो जाता साई ए प्लस साई बी। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में साई ए माइनस साई बी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग में हमको SF4 BrF3 BrO3 माइनस NH4 के शेप डिसाइड करने क्या होगा। तो SF4 में जैसा हम लोग जानते हैं कि सल्फर के पास हमारे वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब यहाँ पे मेरे 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी ये sp3 डिहाइब्रिडेशन का A4 लोन पेयर टाइप का मॉलिक्यूल है और इसकी शेप होगी सीसॉ शेप होगी। इस तरीके से SF4 का सीसॉ यानी कि A का थर्ड मैच करेगा। अब A का थर्ड 2 जगह पे है, सेकेंड में भी है और फोर्थ में भी है, तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा। BrF3 की अगर बात करेंगे तो ब्रोमो 7th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएगा और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अब बेटा ये टी शेप में आ जाएगा, तो बेंड टी शेप यानी कि बी का फोर्थ सही होगा। तो बी का फोर्थ है सेकेंड ऑप्शन में, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा अगर आप BrO3 माइनस को भी समझना चाहते थे तो BrO3 माइनस को आप इस तरीके से बना सकते हैं। Br को सेंट्रल एटम लीजिए, बाहर 3 ऑक्सीजन रखिए और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगा दीजिए, तो ये फ्लोरीन लाइक बिहेव करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा। नॉर्मली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए ब्रोमीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और खर्च कितने हो गए, 1 2 3 4 5 खर्च हो गए, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर बेटा यहाँ पे बच गया है, तो ये कैसा आ जाएगा, पिरामिडल शेप आ जाएगा। तो इस तरीके से BrO3 का पिरामिडल शेप होगा, निकाल सकते हो। अमोनियम का सब लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल शेप होता है। 72 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिया हुआ है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा। मुझे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ का रेशियो दिया गया है और फिर मुझे पता करना है कि इनमें से A, B, C, D में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब A और B वेलोसिटी के रेशियो के बारे में है और C और D काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के बारे में। तो भाई अब सबसे पहले समझ लो कि मुझे
वेवलेंथ और वेलोसिटी के रिलेशन से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। तो एक पेज ले लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में h/mv। अब बेटा लेमडा इक्वल टू h/mv है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लेमडा इंटू mv है वो h के बराबर है, यानी कि कांस्टेंट के बराबर है। इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये लेमडा, अच्छा यहाँ पर देखो पहला जो यहाँ पे जो हमको गिवन किया गया है वो गिवन किया है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो ठीक है, इसको हमने लेमडा ऑफ प्रोटॉन मान लिया, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हम लोग कर देंगे लेमडा ऑफ अल्फ़ा और मास ऑफ अल्फ़ा और साथ में वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा। अब बेटा एक एक करके चलेंगे। अगर हम लोग लेमडा ऑफ अल्फ़ा को यहाँ लेमडा ऑफ प्रोटॉन के नीचे ले आएँ और ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है इसको एज इट इज़ रखें और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अभी हमको निकालना है रेशो। अच्छा ये लेमडा ऑफ अल्फ़ा नीचे आ गया, तो जो मास ऑफ अल्फ़ा हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, बिकॉज अल्फ़ा यानी हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स वेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो ये मास ऑफ अल्फ़ा है इसकी जगह पे 4 मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे और फिर वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा का रेशो तो हमें लेना ही है। अब चलो बच्चा देखते हैं क्या क्या होगा। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा और ये जो लेमडा यानी कि वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन और वेवलेंथ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का रेशो 1:2 है, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 लिख देंगे और 1/2 लिखेंगे और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और ये वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा और ये इक्वल टू हो जाएगा 4/1। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 8/1। अब यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा 1/8 है, ये गलत हो गया, 1:8। सेकेंड ऑप्शन में 8:1 है, ये सही हो गया। लेकिन इन 4 में कौन कौन सही है वो नीचे हमको दिए गए हैं। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन दिया गया है और फिर यहाँ पे हालांकि मुझसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, तो हम अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं कि शायद करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू काइनेटिक एनर्जी, तो अब काइनेटिक एनर्जी के लिए ज़रा सा अब चलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 mv² होता। तो अगर हम लोग इसको इसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की पावर 2 और मास ऑफ अल्फ़ा और वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा की पावर 2। अब इसको इस तरह से कंपेयर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, देखो अभी हम लोग ये तो सीख ही चुके हैं कि जो मास ऑफ अल्फ़ा होता है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर mp है तो नीचे आ जाएगा 4 mp और इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा की पावर 2। अब भैया काटिए, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन कट गया और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा यहाँ से 8:1 निकाला ही हमने। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 8/1 की पावर 2, 8/1 की पावर 2 और ये 1/4 बेटा बना रहेगा।
अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास ये 64 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया तो 16 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 16/1। अब चलिए मिलाते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। तो 16:1 दिया गया डी में, तो डी सही हो जाएगा। 64:1 गलत हो जाएगा, तो बी और डी सही होगा। तो बी और डी किस ऑप्शन में दिया? थर्ड में, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर नहीं शो हो रहा है? तो निश्चित ही है आप ये फिगर को समझ रहे हैं, ये यहाँ पर सिंपली एक एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल दूसरी एस ऑर्बिटल के साथ मिल रही है ऑन एक्सिस, तो इसलिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। और यहाँ पर ये एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल से ऑन एक्सिस ओवरलैप कर रही है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। ये दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं ऑन एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड होगा। और इसमें क्या हो रहा है, ये दो पी ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप हो रही हैं, और जब लेटरली ओवरलैप होती है तो इस तरीके का फाइनल फिगर बनता है, तो ये पाई बॉन्ड है। इसलिए हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। Ejection of the photoelectron from metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 वोल्ट। अब हमारे पास एक मान लीजिए कि ये मेटल है, मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे ये लाइट हमारी इंसिडेंट लाइट है जो इस पे फॉल आउट हो रही है, और इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब भाई अगर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हो तो यहाँ पर आपको उतना ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो आपने पोटेंशियल लगाया यहाँ पे 0.5 वोल्ट, तो दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमने 0.5 वोल्ट लगाया था, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि जो वोल्टेज है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर आपको एनर्जी जूल में चाहिए तो आप 0.5 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में मल्टीप्लाई करिए। अगर हम जूल में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है W इक्वल टू Q इंटू वी होता, तो Q 1.6 इंटू 10⁻19 और V हमारा 0.5 वोल्ट लगाते। बट हम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस भी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए गए। अब वो हमसे कह रहा है कि व्हेन द रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर इज यूज्ड, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है लेमडा वो 250 नैनोमीटर है। अब जैसा कि हमको जो इंसिडेंट लाइट है उसकी भी एनर्जी पहले हमें चाहिए होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या टोटल एनर्जी जिसको कहते हैं। तो टोटल एनर्जी के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले चलो लेमडा का वैल्यू लिख लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। तो लेमडा मुझे दिया गया 250 नैनोमीटर, और मुझे मालूम है कि 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो ये 250 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। नहीं अगर मतलब 2500 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा, नहीं तो आप इसको बना भी सकते हो। ये देखो 250 है, 10⁻⁻9 मीटर है। इसको हम लोग ऐसे कर लें, 2500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये हो जाएगा 2500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में बदल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी पहले निकाल लेंगे।
टोटल एनर्जी अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहते हो तो एक शॉर्टकट मारोगे 12375 अपॉन लेमडा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, सॉरी लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और ये जो एनर्जी निकलेगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी। तो अब मैंने यहाँ पे इसको रखा, वैल्यू को पुटअप किया 12375 अपॉन लेमडा की जगह पे 2500। तो 12375 को अगर 2500 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 12375। आप चाहो तो यहाँ पे 12345 भी ले सकते हो, शॉर्टकट और अगर लगाना तो 12345 नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। 75 हमने लिया है, डिवाइडेड बाय 2500, तो ये आ जाएगा 4.95। ये सॉल्व करके आ गया 4.95। अब हमसे वर्क डन पूछ रहा, वर्क डन यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहा, वर्क फंक्शन, वर्क डन नहीं वर्क फंक्शन, ये हमसे पूछ रहा है। और हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी तो 4.95 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकलेगा यहाँ डायरेक्ट। और नहीं अगर आप जूल में काम कर रहे हो तो फिर आपको E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लगाना पड़ेगा, और H 6.6 इंटू 10⁻34, फिर C 3 इंटू 10⁻8 करोगे। उसके बाद आप लेमडा की जगह रखोगे 250 इंटू 10⁻9 मीटर, मीटर में तब करोगे। उससे अच्छा आप ये शॉर्टकट लगाइए, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट E0 मुझे निकालना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मुझे दी गई है 0.5। तो 4.95 में अगर 0.5 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 0.5 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 4.45 आ रहा। तो मुझे यहाँ पर E0 इक्वल टू मिल गया 4.45। 4.45 को अप्रॉक्सीमेट 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। 75th क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम की दी गई है R3 के फॉर्म में, और रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट दिया गया R4 के फॉर्म में। तो करंट रिलेशन बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एटम सेम हो और शेल भी अगर केवल हमारा एटम सेम है और हमारा केवल ऑर्बिट डिफर कर रहा है, तो फिर हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये फॉर्मूले से हम लोग काम करेंगे। तो इस फॉर्मूले से काम करेंगे तो R4 के टर्म्स में चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला R4 अपॉन R3 इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी 16/9। तो R4 बराबर हो जाएगा 16/9 R3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 4/4 नहीं, सेकेंड, 16/9 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा 75 का, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया है 16/9 R3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम एसिडिक। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हमें देखनी है फिनॉल की, तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर हमारा -R इफेक्ट बढ़ेगा या -I इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, +R इफेक्ट और +I इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे कौन सा इफेक्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पर NO2 का -I इफेक्ट आ रहा है और ये CH3 का +H इफेक्ट आ रहा। तो +H इफेक्ट इसको डिक्रीज कर रहा है, -I थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है।
तो मीडियम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी NO2 का -I लग रहा है, लेकिन ये CH3 का +H इफेक्ट लग रहा है और साथ में +I इफेक्ट भी लग रहा है पास से, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीज करेगी। और यहाँ पर NO2 ग्रुप में -R ग्रुप लग रहा है, -R इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर -I लग रहा था, -R नहीं लग पाएगा क्योंकि मेटा पोजीशन से -R या -M नहीं लगेगा। इसमें -R लग रहा है, बट यहाँ पर दो बड़े बड़े CH3 ग्रुप है जो इसके रेजोनेंस इफेक्ट की क्षमता को घटाएंगे स्टेरिक रिपल्शन की वजह से। और ये जो NO2 का प्लेन है ये थोड़ा सा टर्न अप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये फिनॉक्साइड आयन को रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये -R या -M ग्रुप लग रहा है इसमें, और ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर पा रहा है। फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज होगा -R या -I की सहायता से, और -R की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें देखो -I है, इसमें -I है, इसमें -R है, इसमें -R है। तो पहले तो हम लोग इनकी सहायता से ये देखेंगे कि -I तो -R की तुलना में वीक हो गए, और -R में भी इसका -R वीक इसलिए हो गया क्योंकि अगल बगल दो बड़े CH3 ग्रुप लगे हैं, बल्कि CH3 ग्रुप जो इसको आउट ऑफ प्लेन कर देंगे। आप एक तरह से कह सकते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट लग जाएगा यहाँ पे। तो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट यानी SIR इफेक्ट की यहाँ पे संभावना बनेगी, जिसकी वजह से मोस्ट एसिडिक फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 5th एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर एक इमिशन स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है जिसमें कि 5वीं शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी इनके बारे में विचार विमर्श करना है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला एक होता है शॉर्टकट में, वैसे तो आप या तो फिर इसको बनाएंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ N2 - N1 यानी कि डेल्टा N आप कह सकते हो। समेशन ऑफ डेल्टा N। तो अब आते हैं सबसे पहले 5th स्टेट से 2nd स्टेट में आ रहा, तो समेशन ऑफ 5th - 2nd, तो समेशन ऑफ 3 यानी कि 3 + 2 + 1 दैट मीन्स 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी। तो जब भैया 5वीं कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी। अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि कौन सी बात करेक्ट है। करेक्ट 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन विल बी एमिटेड, गलत हो गया क्योंकि हमको 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए थी। 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन विल बी एमिटेड, सही हो गया। नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू बामर सीरीज। बामर सीरीज का मीन्स क्या होगा कि जो N1 है वो सर हमारी 2nd होगी, N2 3rd भी हो सकती है, N2 4th भी हो सकती है, N2 5 भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ 5 से आ ही रहे थे। और जो हमारी फाइनल स्टेट होगी वो 2 होगी, तो भैया यहाँ पर भी 2 ही आ रहा था। तो इस स्थिति में भी 4 नहीं बनेंगी, 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज में जब हम लोग लेमडा N2 - N1 करेंगे तो तो इलेक्ट्रॉन रहा है 5 से समेशन लेमडा नहीं समेशन, जब हम लोग N2 - N1 करेंगे तो हमारा आ रहा है 5 से, और क्योंकि पाश्चन सीरीज तक निकालना है तो पाश्चन सीरीज में N1 3 होता है, लाइमन में N1 1 होता है, बामर में N1 2 होता है, पाश्चन में N1 3 होता है। तो बेटा अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
समेशन का 2 यानी कि 2 + 1 दैट मीन्स 3। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 आएंगी। तो बी भी सही है और डी भी सही है। इसका अर्थ ये हुआ कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही मानेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है डेल्टा जी इक्वल टू 120 - 3/8t और वो कह रहा है कि ये रिएक्शन एक्स रिवर्सिबल वाई है, मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर जो डेल्टा जी है इसका साइन पॉजिटिव आ जाता है, वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो वैल्यू पॉजिटिव आने पर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और रिएक्शन बैक साइड में चलेगी और एक्स मेजर होगा। अगर यहाँ पर डेल्टा जी का जो साइन है वो नेगेटिव आ जाता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और उस समय वाई मेजर प्रोडक्ट होगा, वाई बनेगा मेनली, तो वाई की तरफ शिफ्ट होगी। अब टेम्परेचर पे ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है, तो हम लोग ने सबसे पहले फर्स्ट जो ऑप्शन था उसका टेम्परेचर पुटअप किया, तो 120 - 3/8 इंटू टेम्परेचर 315 आ गया। जब 315 हमने लिया तो सिंपली यहाँ पे हो गया 3 3 = 9 और 15 3 = 45। 945 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए मुझे लग रहा। फिर भी 3 × 315 डिवाइडेड बाई 8 118.125 आ गया। तो यहाँ पे 118.125 आ गया, 120 बड़ा है यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा। प्लस 1.875 आ गया। तो दैट मीन्स x इज द मेजर हमारा कंपोनेंट होगा। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट द टी के, तो x इफ t = 315 ये सही हो गया। अब आप बाकी सारे ऑप्शन रखिए, तो बाकी सारे ऑप्शन इसी पैटर्न पे सही नहीं बैठेंगे। जैसे कि 280 अगर हम लोग ने लिया तो 280 लिया तो निश्चित ही है कि 315 से भी कम हो जाएगा, तो भी ये यहाँ पे जो वैल्यू फाइनल होगी डेल्टा जी की वो पॉजिटिव ही आएगी। तो जब पॉजिटिव आएगी तो भी इस समय भी x होना चाहिए था मेजर कंपोनेंट, लेकिन यहाँ y दिखा दिया इसलिए ये गलत हो गया। फिर अब देखिए ये 350 हम लोग ले आए, 350 ये बड़ा टेम्परेचर है तो ये जो वैल्यू है 120 से ज़्यादा चली जाएगी तो नेगेटिव आएगा। अब 350 में नेगेटिव आएगा तो y मेजर कंपोनेंट होना चाहिए था, यहाँ x दिया तो ये भी गलत हो गया। फिर ये 300 देखिए 315 से कम है तो फिर से हमारा x होना चाहिए था मेजर, लेकिन यहाँ y दिया गया इसलिए ये भी गलत हो गया। इसलिए सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। द स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज, ये एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में मुझे जो डेल्टा जी दिया गया है स्टैंडर्ड स्टेट में वो पॉजिटिव दिया गया। 2a रिवर्सिबल b प्लस c और इसका डेल्टा जी मुझे दिया गया है प्लस 2494.2। इसका मीन्स ये हुआ कि डेल्टा जी पॉजिटिव दिया गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो किस तरफ जाएगी दिया गया है हमको कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन। तो अब रिएक्शन को बैक डायरेक्शन में जाना चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो फ्रंट डायरेक्शन में जाएगी नहीं, तो बैक डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो शॉर्टकट अगर लगाते हैं तो फॉरवर्ड वाले तो गलत हो गए। अब रिवर्स डायरेक्शन में जाने की बात होगी, तो रिवर्स डायरेक्शन में तभी रिएक्शन जाएगी जब Q बड़ा होगा K से। तो इसका सेंस है कि ये हमारा फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही होना चाहिए, इसमें फोर्थ स्टेटमेंट सही होना चाहिए। फिर से देखिए जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव है हमारी और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसका अर्थ ये हो गया
कि डेल्टा जी पॉजिटिव का अर्थ अगर हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं तो के जो हमारा था वो 1 से कम रहा होगा, के 1 से कम रहा होगा। के 1 से कम इसलिए रहा होगा क्योंकि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log के, ये हमने पढ़ा फॉर्मूला। अब k अगर लेस देन 1 है, k लेस देन 1 है अगर, यानी कि 0.5 है, 0.75 है, 0.8 है, तो log 0.8, 0.75, 0.5 निगेटिव आएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तभी डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा। तो k 1 से कम आ रहा। अब अगर हम लोग Q के आधार पर निकालेंगे इस रिएक्शन को, तो Q इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का एक्टिव मास यानी कि B का एक्टिव मास, C का एक्टिव मास और A की पावर 2 का एक्टिव मास। अब हम लोग ने यहां पर देखा कि ये हाफ B इक्वल टू 2 है, तो B इक्वल टू हो जाएगा 4, तो B 4 हो गया। C इक्वल टू 0.5, 1/2 और A इक्वल टू दिया गया है, A इक्वल टू 2 दिया गया, तो ये हो गया 2, तो ये 4 2 2 हो गया, 2 5 1 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि K 1 से कम है और Q बराबर 1 है, तो K से Q बड़ा है, ऐसे लिख लीजिए, या Q बड़ा है K से। और जब Q बड़ा होता है K से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, इसलिए रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। बाकी हमने एक जनरल सोचा इस तरीके से था कि हमारा जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रही होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा तो रिएक्शन में हमारा जो K आएगा वो 1 से कम ही आएगा, और इसलिए जब हम लोग ने Q सॉल्व किया, Q 1 के बराबर आ गया, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगी। और नहीं तो आपके पास एक दूसरा रास्ता ये है कि आप डेल्टा जी नॉट का वैल्यू रखिए, R का वैल्यू 8.314 रखिए, T का वैल्यू आपको दिया गया है जैसा कि कुछ बच्चों ने किया होगा 300 रखिए, फिर आप इसको सॉल्व करिए, फिर एंटी लॉग लेके K की रियल वैल्यू निकालिए क्या आ रही है, K की रियल वैल्यू 1 से कुछ कम आएगी, और फिर कंपेयर करके आप इस तरीके से सॉल्व कर लिए, जो आपको समझ में आए वैसे करिए, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करने का सेंस नहीं बनता। तो हम लोग ने इसके साथ 4th ऑप्शन कर लिया, इसमें हम लोग 4th ऑप्शन के साथ चले गए हैं। Assertion the pH of water increases with increase in temperature, गलत बात हो गई। KW की वैल्यू इंक्रीज करती है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे KW 10⁻⁻14 है, तो 10⁻⁻14 यानी PKW है 14, तो pH हो जाएगा PKW का हाफ यानी 14/2, दैट मीन्स 7। लेकिन अगर हम इसी को 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें तो जो KW 10⁻⁻14 था वो हो गया 10⁻⁻12 यानी PKW 12, यानी कि pH 12/2 यानी 6, तो pH घटेगा ना कि बढ़ेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एसर्शन रीजन द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H प्लस एंड OH माइनस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जी नहीं, H प्लस और OH माइनस को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि H प्लस और OH माइनस जब मिलते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है तो फिर -13.7 किलो कैलोरी की हीट रिलीज होती है। तो अगर वाटर को H प्लस और OH में तोड़ना है तो 13.7 किलो कैलोरी देना पड़ेगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक नहीं होगी। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी 3rd ऑप्शन के साथ जाएंगे। एक एलिमेंट E है जो पीरियड 4 और
ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 16 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 16 में हमारे पास एक मेंबर है ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक सेलोनियम। जो ऑक्सीजन है वो पीरियड सेकेंड का मेंबर है, सल्फर पीरियड थर्ड का मेंबर है, सेलेनियम पीरियड 4 का मेंबर है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होगा ग्रुप 16 का। अब मुझसे कह रहा है कि द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबव देन ई। तो ई ये है, तो इसके ऊपर सल्फर के बारे में बताना है, क्योंकि सल्फर पीरियड थर्ड का है, इसलिए 3s2 3p4 ऑप्शन में सही होगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इफ अ रिएक्शन फॉलो द आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। ln के टर्म्स में लिखिए, ln K इक्वल टू माइनस EA 1/RT प्लस ln A। ये इक्वेशन आ जाएगी ln के टर्म्स में। इसको कंपेयर करा दीजिए, y इक्वल टू mx प्लस c। अब आपने y एक्सिस पर ln k लिया, क्योंकि हम लोग ln k वर्सेस 1/RT, x एक्सिस पे 1/RT लिया, और इंटरसेप्ट ln a है, तो निगेटिव स्लोप या ग्रेडियंट आएगा m बराबर EA। अब जब आप ये ग्राफ ऐसे खींचेंगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, और यहाँ पर जो स्लोप होगा, जिसको आप ग्रेडियंट भी कहते हो, वो हमारा यहाँ पर m बराबर माइनस EA होगा, और ये मुझे दिया गया है माइनस y, यानी एक्टिवेशन एनर्जी y होगी। और एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी जो है रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक होती है। इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी y के बराबर होगी, y यूनिट के बराबर, और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। T1/4 कैन बी, T1/4 का मतलब जब 1/4 रिएक्शन यहाँ पर चल चुकी है, और यानी कि 25% रिएक्शन चल चुकी है और 75% रिएक्शन बची है, तो जो हमारा बचा हुआ रिएक्टेंट होगा वो 75% होगा, 3/4 होगा। अब ऐसे में हमको T1/4 की इक्वेशन K के टर्म्स में लिखनी है। तो हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, K इक्वल टू 2.303 T log R0 अपॉन R होता है। R0 इनिशियल क्वांटिटी होती है और R बैलेंस क्वांटिटी होती है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर T ले आते हैं, T1/4 यानी कि 1/4 रिएक्शन चल चुकी है, 25% रिएक्शन चल चुकी है। बची कितनी है आइए देखते हैं, बची है 75% या 3/4 बची है। तो लॉग इनिशियल मान लिया 1 था, अब बचा कितना है 3/4, तो 3/4। तो अब मुझे मिल जाएगा T1/4 2.303। शॉर्ट ट्रिक भी इसकी लगा सकते थे, शॉर्ट ट्रिक हम लोग लगा सकते थे, बता देंगे अभी। तो ये लॉग और ये 4 ऊपर चला जाएगा और log 3 इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा 2.303 अपॉन K 0.602 माइनस 0.4771। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके 0.602 माइनस 0.4771, 0.1249 आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303, तो 0.287 आ रहा, तो 0.287/K यानी अप्रॉक्सीमेट 0.29/K।
तो आंसर सेकंड ऑप्शन मैच करेगा। हीटिंग ऑफ 2-chloro-1 फेनिल ब्यूटेन, चलिए बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास ब्यूटेन है, 1, इस तरह से बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास है ब्यूटेन 1 2 3 4, और इस पर एक फेनिल ग्रुप लगा, और यहाँ पर 2 नंबर पे क्लोरो लगा। मान लीजिए हमने ये 1 2 3 ऐसे कर लिया, 1 2 3 4 ब्यूटेन है और 2 पे क्लोरो लगा और 1 पे फेनिल लगा हुआ। अब इसको क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ से हमसे क्या कह रहा है, हम इसको पोटेशियम एथॉक्साइड के साथ लेके जाएंगे एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पे कराइए, ETOK/ETOH, अल्कोहल पोटेशियम, अल्कोहलिक पोटेशियम एथॉक्साइड। मेरा यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन है वो क्योंकि फेनिल के साथ रेजोनेंस में आएगी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर मोस्ट स्टेबल एल्कीन मिलेगी, ये 1 2 3 4, यहाँ पे फेनिल ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो, ये हमने फेनिल बना लिया है रिंग, मान लीजिए हमारा ये रिंग बन गया है, और इस पे हम लोग का ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसे बेटा आया ये स्ट्रक्चर, ये वाला कार्बन ये है और इस पे ये फेनिल रिंग ये जुड़ी हुई है। अब जब मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया तो आगे देखिए क्या हो रहा है, मुझसे कह रहा है कि ये मेजर प्रोडक्ट X बना, तो गिव X रिएक्शन ऑफ X विद मर्क्यूरिक एसीटेट, तो ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन डीमर्क्यूराइजेशन लग जाएगा, तो दैट मीन्स मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और इस पे वाटर का एडिशन होगा। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन के बाद अगर हम लोग करेंगे तो ये वाला हमारा जो कार्बोकैटायन है ये मोर स्टेबल होगा, तो ये जो बॉन्ड है हमारा ये इस तरीके से ब्रेक करेगा, इस तरीके से ब्रेक करेगा। हालांकि दोनों के पास एक एक H है, एक एक H है दोनों के पास, लेकिन ये बेंजिल कार्बोकैटायन बनेगा जो मोर स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 1 2 3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से जाएंगे तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से ऐसे बनेगा कुछ फिगर, तो अब मुझे इसको मैच करना है कि ऐसा फिगर किस में है, और ये फेनिल बोल दिया है तो इसको फेनिल लिख लो, फेनिल, तो फेनिल के साथ OH यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है नहीं, मतलब जिस पहले नंबर पे यहाँ है नहीं, यहाँ उधर से आया है तो मतलब नहीं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन देखिए।
फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट a plot of molar conductivity against concentration की power half is a straight line with a negative slope. The correct unit of the slope is. तो आइए बनाते हैं। देखिए हम लोग ने ये इक्वेशन पढ़ी है, डेबे हकल ऑन सगर इक्वेशन। लेमडा सी एम इक्वल टू होता है लेमडा नॉट एम माइनस बी सी की पावर हाफ। अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दें, लेमडा नॉट एम माइनस बी सी की पावर हाफ प्लस लेमडा नॉट एम, और अब इसको कोरिलेट कर लें ग्राफ खींचने के लिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो m है ये हमारा, जो b है ये हमारा स्लोप है, और इसकी हमें यूनिट निकालनी है। तो जब इसकी यूनिट हमको निकालनी है भाई, तो अब निश्चित ही आप समझिए कि जैसे मीटर में मीटर जोड़ा जाता है, मीटर में किलोग्राम नहीं जोड़ते हो, या फिर आप लीटर में लीटर जोड़ते हो, लीटर में सेंटीमीटर नहीं जोड़ते हो। तो किसी भी आप अगर प्रॉपर्टी का यूनिट ऐड, अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर पाओगे। तो इसका अर्थ ये है कि इसकी जो यूनिट है बी सी की पावर हाफ, वो लेमडा एम नॉट की यूनिट के बराबर होगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ बी सी की पावर हाफ बराबर होगा यूनिट ऑफ लेमडा नॉट एम, या लेमडा सी एम भी आप लिख सकते हो। और लेमडा नॉट एम की यूनिट हम सब जानते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। अब बी की यूनिट हमको निकालनी है, और सी हमारा मोलर कंसंट्रेशन है, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर हाफ। अब इसको हम लोग यहाँ पर बी के टर्म में सॉल्व कर लेंगे, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए बेटा, ये मोल की पावर हाफ नीचे आएगी, चलो एक स्टेप कर लेते हैं। मोल की पावर हाफ नीचे आ गए, और लीटर की पावर माइनस हाफ नीचे आ गई। ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइमन्स, दूसरे पेन से लिखते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल की पावर -1 में से ये मोल की पावर जो हाफ है, तो -12 में जाके ऐड हो जाएगी। तो -12 और 1 तो कितनी हो जाएगी, -3/2। -12 और -1 और -12 यानी कि -3/2, और लीटर की माइनस पावर प्लस में बदल जाएगी, तो लीटर प्लस 1/2, या केवल लीटर 1/2। तो आया हमारे पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -3/2 लीटर हाफ, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये भी लीटर की पावर -12 होगा, इसमें लीटर की पावर 1 होगा, इसमें मोल की पावर माइनस तो हो नहीं सकता था, इसलिए सही ऑप्शन हम लोग जाएंगे फोर्थ। ये एक बॉर्न हैबर साइकिल पर बेस क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है बेसिकली कि हम लोग लिथियम की रिएक्शन हाफ फ्लोरीन से जब कराते हैं तो हमको मिल जाता है सर लिथियम फ्लोराइड, और यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड मिलती है हमें। और ये लिथियम है सॉलिड और ये फ्लोरीन है गैस।
और ये देखो लिथियम और फ्लोरीन की रिएक्शन से जो LiF सॉलिड बना डेल्टा H -617 है, ये सॉलिड बना है और ये -617 है। अब लिथियम सॉलिड है, फ्लोरीन गैस है, तो जब कंटेनर में लेते हैं तो लिथियम नीचे बैठ जाता, फ्लोरीन ऊपर चली जाती है और रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। तो हम लोग को अगर इस वैल्यू को निकालना है तो हम लोग दूसरे मेथड से भी इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? लिथियम को पहले हीट करें और बदल दें लिथियम प्लस में। लिथियम प्लस में नहीं बदलें, लिथियम गैस में बदल दें, लिथियम गैस में बदल लें। फिर लिथियम गैस को और हीट करें तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और लिथियम प्लस गैस में बदल जाएगा। फ्लोरीन को हीट करें, फ्लोरीन को हीट करें एक दूसरे कंटेनर में, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा F गैस, और इसको हम एक इलेक्ट्रॉन से ट्रीट करें तो मुझे यहाँ मिल जाएगा F गैस का माइनस, प्लस इलेक्ट्रॉन करने पे। अब हम Li प्लस और F माइनस को मिला के अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा LiF। ये वाले प्रोसेस में जो एनर्जी टोटल सम होगी वो डेल्टा FH नॉट के बराबर होगी। अब जरा हम लोग लिख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या एनर्जी मिली। तो देखिए Li से जब आप Li गैस गए थे तो 161 एनर्जी यहाँ पे प्लस हुई थी, यानी देनी पड़ी थी, प्लस 161। और जब Li गैस से आप Li प्लस पे गए थे तो आपको 520 देनी पड़ी थी, हीट कर रहा था आपने, 520 देना पड़ा था। जब आप F2 से F की तरफ गए थे, F2 से F में गए थे तो 77 आपको देनी पड़ी थी, तो प्लस 77 मुझे देना पड़ा। और जब F से F माइनस बनाया था तो F से F माइनस बनाने में मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैंने ये मान लिया ये X वैल्यू है, मुझे पता नहीं है, X वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये मुझे निकालनी है। और अब हम लोग ने ये देखा कि जब Li प्लस से Li प्लस और माइनस से Li बना तो -1047 ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई। तो जो मेरा सिस्टम बनेगा बॉर्न हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग, वो जो -617 है हैश लॉ के अकॉर्डिंग, ये बॉर्न हैबर साइकिल भी है जो हैश लॉ पे काम करती है। कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो जैसे कि ये, उसकी जो टोटल एंथैल्पी चेंज होती है वो मल्टी स्टेप की ईच रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज के सम के बराबर होती है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले ये लिया 161 प्लस ये लिया 520 प्लस ये लिया 77 प्लस ये निकालना है और साथ में माइनस मतलब प्लस करेंगे -1047। अब x निकालने जाएंगे तो x निकालने के लिए फटाफट समय ना लेते हुए कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने लिया 161 प्लस किया 520 प्लस किया 77 और माइनस किया 1047, तो ये आ गया -289। अब -289 उधर जाएगा तो +289 हो जाएगा। तो उसको जब 617 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 617 से तो -328 आने लगेगा, -328। कोई ऑप्शन है? -328 थर्ड ऑप्शन है। तो ये यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा -328, जो मेरा थर्ड ऑप्शन है। मैच करिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द डायग्राम बिलो अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन हमारे मिल रहे हैं, तो जब हमारा प्लस पे प्लस मिले और माइनस में माइनस मिले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और अगर प्लस पे माइनस गिरे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और लेटरल ओवरलैपिंग है तो पाई बनेगा। तो ये है एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल तब होती जब ये इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही होती प्लस में माइनस, तो सेकंड ऑप्शन हो सकता था। नॉन बॉन्डिंग में एक साइन पर दो साइन अगर आ जाए, ओवरलैप करें, प्लस पे प्लस भी करें माइनस भी करे, और बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में अगर ये भी प्लस है और बगल में भी प्लस है, माइनस माइनस दोनों है, तो बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल बन जाती। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हम लोग को ए बी सी एक ग्राफ दिया गया है और हमसे मांगा गया है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ड्यूरिंग सी ए, यानी कि मुझे इसका क्यू निकालना है, इसका मुझे क्यू निकालना है सी ए का। तो क्यू सी ए का निकालने के लिए मुझे डब्ल्यू सी ए चाहिए होगा जो गिवन है, और मुझे यू सी ए चाहिए होगा जो गिवन नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं कि हमको क्यू ए बी दिया गया है और डब्ल्यू ए बी दिया गया, तो हम लोग पहला यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं। पहला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा यू ए बी इक्वल टू क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी। अब आइए क्यू ए बी का देखिए वैल्यू क्या दिया गया है। क्यू ए बी मुझे दिया गया 2 kJ और डब्ल्यू ए दिया गया -5, तो 2 प्लस -5 यानी -3 kJ। अब मैं निकालने जाऊंगा W, अब मैं जाऊंगा UBC निकालने के लिए। तो UBC निकालने के लिए मैं जब जाऊंगा तो UBC ऑलरेडी मुझे दिया गया है -5 किलो जूल। जैसा कि आप जानते हो साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो 0 होता है, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए टोटल सम 0 होगा। तो ए बी का -3 ले लिया, बी सी का -5 ले लिया, यू सी ए निकालना है इक्वल टू टोटल 0, तो डेल्टा यू सी ए आ गया सर +8 kJ। अब हमारा काम बन जाएगा। अब हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा यू सी ए इक्वल टू क्यू सी ए प्लस डब्ल्यू सी ए। अब डेल्टा यू सी ए हमको 8 kJ दिया गया है, क्यू सी ए हमको निकालना है, और डब्ल्यू सी ए यहाँ से डेटा हम लोग देखेंगे 3 kJ दिया है। तो क्यू सी ए इक्वल टू हो जाएगा 8 - 3, दैट मीन्स 5 kJ। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 kJ प्लस 5 kJ, सेकेंड प्लस 5 kJ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कन्वर्जन दिया हुआ है, ये यहाँ पर देखिए क्लोरीन के साथ सनलाइट है, तो यहाँ पे अल्फा हेलोजनेशन होगा। अल्फा हेलोजनेशन या इसको एलाइलिक हेलोजनेशन भी कहते थे। CH3 पे Cl आएगा, और इसकी 3 पॉसिबिलिटी। अगर 1 Cl2 होता, 1 मोल Cl2 होता तो CH2Cl आता, और CH2Cl अगर यहाँ पे आ जाए 1 Cl2 से, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस से बेंजील एल्कोहल मिलेगा। अब जैसे ये CH2Cl है लेकिन यहाँ बेंजल डिहाइड बन रहा है, तो ये गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि यहाँ पर 2 मोल Cl2 होते, तो यहाँ पर CHCl2 बनता, और CHCl2 अगर यहाँ पे बनेगा A, तो हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजल डिहाइड बनेगा। तो CHCl2 देखिए ये है, लेकिन यहाँ पे बेंजोइक एसिड बना, गलत हो गया। ये COCl तो ऐसे ही गलत हो गया। CHCl2 बना, बेंजल डिहाइड बना, सही हो गया।
इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। A 3D series, the metal having the M2+/M standard electrode potential, मुझे निकालना है हाईएस्ट। तो सब बच्चे जानते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में लिखा है कि जो 3D सीरीज के जितने भी मेटल आयन हैं, यानी पीरियड फोर्थ के जितने भी मेटल आयन हैं, उनका M2+/M सबका निगेटिव है, केवल पॉजिटिव है कॉपर का, यानी हाईएस्ट माना जाएगा कॉपर का। तो ये क्रोमियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब 3D सीरीज के मेंबर हैं, इसलिए ये कॉपर का होगा। ऐसे याद कर लें, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर से नीचे जाने पर जब हम आते हैं तो सबसे नीचे कॉपर होता है, यानी उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है, इन बाकी तीन का निगेटिव वैल्यू होता है, उससे भी कर सकते थे। तो इस तरह से बेटा पूरा फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 30 हम लोग ने डिस्कस किया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। थैंक यू, आपने इतना समय दिया, देखा। जय हिंद, जय भारत।